हमारे पूना में स्थित ब्रेन ट्यूमर सेंटर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर का सर्जरी होता है। हम ये सर्जरीज एडवांस टेक्नोलॉजी और हाईएस्ट कॉम्पिटेंस के साथ करते हैं। इस सेंटर में हम पेशेंट सपोर्ट ग्रुप को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और इसलिए ऐसे केसेस के वीडियोस हम लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। आज जो हम केस डिस्कस करने वाले हैं, इस व्यक्ति को हेडेक होता था, बहुत तीव्र सरदर्द तो नहीं था, लेकिन सरदर्द शुरू हो गया था 1 महीने के लिए। लेकिन पेशेंट ने हमें ऐसे बताया कि इस तरह का सरदर्द उन्हें कभी हुआ नहीं है पहले। तो ये सरदर्द नया था उनके लिए, ज्यादा तीव्र नहीं था लेकिन कंटिन्यूअस था। और जब उन्होंने किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्हें बोला गया कि आप एमआरआई करो, लेकिन सिंपल सरदर्द के लिए ज्यादा एमआरआई किया नहीं जाता है क्योंकि सरदर्द आम बात है। तो पहले कुछ दिन तो उन्होंने नहीं किया, बाद में उन्होंने एमआरआई किया और उस एमआरआई में ये ट्यूमर दिखाई दिया। ये जो ट्यूमर होता है कोलॉइड सिस्ट, ये टाइम में डायग्नोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट टाइम में वो डायग्नोज होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अनडायग्नोज गया तो उसकी वजह से ब्रेन के अंदर का प्रेशर बढ़ के सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो जब वे हमारे ब्रेन ट्यूमर सेंटर में आए तो हमने एमआरआई देखा और तुरंत ही सर्जरी करने का फैसला किया, क्योंकि ये जो कोलॉइड सिस्ट होती है, ये कोलॉइड सिस्ट हमारे ब्रेन के अंदर जो पानी की व्यवस्था होती है, जिसे सीएसएफ बोलते हैं, वो सीएसएफ एक कैविटी में तैयार होता है और एक कैविटी से दूसरे कैविटी में जाता है, दूसरे से तीसरे, ऐसे होते होते वो बाहर आता है और फिर ब्लड स्ट्रीम में एब्सॉर्ब होता है। ये जो सीएसएफ मैंने बोला आपको कि एक कैविटी से दूसरे कैविटी में जाता है, तो ये सीएसएफ सर्कुलेशन जो अंदर ब्रेन के होता है, उसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली ये वीडियो आप देखिए। मैंने ऊपर उसका लिंक दिया है और कमेंट में भी मैंने इसका लिंक डाला है। सो गो थ्रू दीज वीडियोस। और कोलॉइड के बारे में और अगर जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे दूसरे भी कोलॉइड के बारे में वीडियोस किए हुए हैं, वो भी जरूर देखिए। जब भी ये सीएसएफ फ्लो में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाए, जैसे कोलॉइड करता है, तो सडन इंक्रीज ऑफ प्रेशर इनसाइड ब्रेन होने की संभावना होती है। और ये संभावना जब होती है तब ये टाइम बॉम्ब जैसी सिचुएशन है। तो हमने उन्हें ये सब समझाया और उसके बाद उन्होंने तुरंत ऑपरेशन करने का निर्णय लिया है और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। नेक्स्ट डे ही वो चलने लगे और 4 दिन के बाद हमने उन्हें डिस्चार्ज किया। तो ये केस हम आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह का डायग्नोसिस जिनका हो, उनको ऐसे पेशेंट सपोर्ट ग्रुप वीडियोस से कॉन्फिडेंस मिलता है। तो आइए देखते हैं इस केस में इस पेशेंट का क्या अनुभव है। Hi, एज 47, आई एम ए बिजनेसमैन। आईटी कंपनी है मेरे खुद का। 2024 मई में मुझे सर दर्द का कंप्लेंट आने लगा। कंटिन्यूस 1 महीने तक वो सर दर्द रहा। तो मैं फैमिली फिजिशियन को दिखाया तो उन्होंने पहले तो 15 दिन पे एसिडिटी पे ट्रीटमेंट दिया। तो लेकिन तब भी जाके ये रुका नहीं, सर दर्द रुका नहीं। तो मेरे कजिन ब्रदर है, वो डॉक्टर ही है, उनके पास जस्ट मैं मिलने के लिए गया था। तो उन्होंने जस्ट सजेस्ट किया कि एक बार एमआरआई करके लेते हैं। तो लेकिन तभी भी मैं सीरियस नहीं था कि सर दर्द के लिए एमआरआई क्यों करना है। लेकिन सर दर्द कितना इंटेंस था आपको? मतलब नॉर्मल मुझे लगता था कि कुछ हेक्टिक हो गया, रन ज़्यादा हो गया या ट्रैवलिंग ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से होता रहेगा, या खाने पीने का थोड़ा टाइम प्लस माइनस हो गया तो होता रहेगा। लेकिन मेरा बेटा भी उसी फील्ड में अभी पढ़ाई कर रहा है, एमबीबीएस 3rd ईयर में है, तो उसने भी थोड़ा मुझे प्रेशर, हम एमआरआई कर लेते हैं। तो फिर एमआरआई करने के बाद ये पता चला कि कोलॉइड सिस्ट है। तो फिर तुरंत मुझे आपका जयदेव सर को कंसल्ट करने के लिए बोला। तो आने के बाद मैं टाइमली आ गया। सिर्फ सर दर्द इतने हम नॉर्मली लेते कि सर दर्द हो रहा है, क्रोसिन ले लो चला जाएगा, या एसिडिटी है, ये नॉर्मल सिम्टम्स थे। लेकिन इतना बड़ा उसका हो सकता है कि मुझे ब्रेन ऑपरेट करना पड़ेगा। नॉर्मल ये चीज़ें जो है ये नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। हर कोई सिम्टम्स, कुछ नए चीज़ें कंटिन्यूस और कंसिस्टेंट हमें अगर वो कुछ तकलीफ दे रही है तो कंसल्ट करना चाहिए रिलेटेड डॉक्टर को। और इसके पहले मैं किसी
मतलब न्यूरो फिजिशियन को नहीं दिखाया, मैंने डायरेक्ट सर्जन के पास आ गया था। तो मतलब जो डिसीजन टाइमली हुआ, इसकी वजह से मैं आज आपके सामने बात कर पा रहा हूँ। यानी कि आपके जो एमआरआई में जो निकला और उसके और आपके ऑपरेशन के बीच कितने दिनों का या घंटों का? नहीं, एमआरआई का रिपोर्ट जब आ गया लास्ट ईयर, तो सुबह रिपोर्ट आ गया 11 क्लॉक को। तो मैं 4 बजे आपके क्लिनिक में था। तो 4 बजे क्लिनिक में 4 बजे नहीं, हम 1-1:30 बजे ही क्लिनिक में थे। तो डिसीजन हो गया कि नहीं, आज का आज एडमिट करना है और कल सुबह ऑपरेट करना है। तो 4 बजे सह्याद्री हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और नेक्स्ट डे 7-7:30 कुछ ऑपरेशन हो गया। और ऑपरेशन के बाद कैसा हुआ, क्या क्या हुआ? आप आईसीयू में थे एक दिन? हाँ, ऑपरेशन के बाद एक दिन आईसीयू में था। उसके बाद मतलब नॉर्मल रूम पे आ गया। लेकिन मतलब ब्रेन का हो गया, तो आज तक जो सुना था ब्रेन का ऑपरेशन मतलब सबसे रिस्की रहता है या इसमें रिस्क ज्यादा रहता है, लेकिन उसमें से कई अच्छी तरीके से डॉक्टर ने मुझे उससे बाहर निकाला। अच्छा ट्रीटमेंट हो गया और उसके बाद मैं नॉर्मल लाइफ ऑलमोस्ट 2-3 महीने के बाद ही मैंने मेरा एक्सरसाइज शुरू कर दिया था। आप साइकिलिंग करते हैं ना? साइकिलिंग और मैराथन करता हूँ। मैराथन तुरंत ज्वाइन नहीं किया मैंने, लेकिन मैं अंडर ऑब्जर्वेशन रन करता था, साइकिलिंग करता था। मैं लास्ट 2-3 महीने पहले मैराथन भी कंप्लीट कर चुका, 21 किलोमीटर की। फुल मैराथन नहीं किया, नॉर्मली मैं मुंबई मैराथन रन करता हूँ, लेकिन डॉक्टर्स मेरे को ब्रदर ने सजेस्ट किया कि अभी ऑपरेशन होके कितने, एक साल कंप्लीट हो गया। ऑपरेशन होके 1 साल कंप्लीट, यानी कि ऑपरेशन के 6 महीने बाद ही आपने ये सब शुरू कर दिया? हाँ, 3-4 महीने बाद ही शुरू कर दिया था। थोड़ा एक्सरसाइज घर में, शुरू में घर में ही शुरू कर दिया, वॉकिंग शुरू कर दिया। फिर थोड़ा जैसे जैसे डॉक्टर बोलते गए कि नहीं अभी थोड़ा कर सकते हैं, तो भी 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। और 2-3 महीने पहले मैंने जस्ट पूना मैराथन था, तो उसमें 21 किलोमीटर का कंप्लीट भी कर लिया। और ऑपरेशन के बाद ही आपका जो पहले आपको सर दर्द हो रहा था वो बंद हो गया? सर दर्द बंद हो गया। जो उस तक मतलब वो सिम्टम्स ऐसा था, जब मैं जो रोड पे रमलर रहते ना, उसके ऊपर से गाड़ी चली गई तो अंदर कुछ हिलता है ऐसा लगता था मुझे। अच्छा। और तब से सिर दर्द बढ़ता था, तो नॉर्मल होने के लिए थोड़ा टाइम लगता था। तो वो सिम्टम्स अभी कुछ भी नहीं है। अभी वो नहीं है। उसके बाद अभी चक्कर आई थी आपको? चक्कर वैसा कुछ नहीं है, कभी नहीं। और आंख में दृष्टि? नहीं, कुछ मुझे डबल दिखना ऐसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट जिस दिन एमआरआई किया या जिस दिन रिपोर्ट आया, उस दिन मॉर्निंग में 12 किलोमीटर का रन भी मैंने किया था। अच्छा। ओके, इंटरेस्टिंग, गुड। सो आप दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? नहीं, कुछ भी नॉमिनल चीजें अगर हमें रेगुलर से थोड़ा ज्यादा एक्सटेंडेड तकलीफ दे रही है, तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जो हम खुद के अभी ऑनलाइन जाके ये मेडिसिन लो, वो मेडिसिन लो, क्रूसिन नॉर्मली मतलब इंडिया में ऐसा कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बहुत सारी दवाइयाँ मिलती है, तो हम प्रेफर करते जाके क्रूसिन दे दो, तो वो अवॉइड करना चाहिए। तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और उसके ऊपर करना चाहिए। और ऑपरेशन के समय में आपको, यानी कि ऑपरेशन के पहले सर ने या पूरी टीम ने, डॉक्टर जयदेव के, उन्होंने आपको जो सब काउंसलिंग की थी, क्या हो सकता है, क्या है, उससे आपको कितना समझा? और आपने बाद में भी रिसर्च शायद किया होगा कि कॉलॉइड सिस्ट क्या है, आपके समझ में क्या क्या आया है? अभी जो मेरे समझ में आया, कॉलॉइड सिस्ट ऐसा है कि जब ब्रेन डेवलप होता है उसी टाइम पे कुछ लेयर अगर बाजू में जाते हैं, तो वो आफ्टर 40 वो डिटेक्ट होता है। जो मैंने पढ़ा है मेडिकल लैंग्वेज में, मैंने पढ़ा है और आपने जो समझा है, तो आफ्टर 40 वो डिटेक्ट होता है। लेकिन मेरा जो लोकेशन था, मेरा जो सिस्ट का लोकेशन था, वो प्रॉपर नहीं था। मतलब जहाँ पे अपना ब्रेन के सिग्नल जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, तो स्पाइनल कॉर्डिंग, वो हाइपोथैलेमस में कॉन्शियसनेस के लिए वहाँ है। तो वहां पे उसका पोजीशन था, तो वो गलत पोजीशन पे था, इसलिए जल्दी ऑपरेट करना जरूरी था। ओके, यानी कि क्रिटिकल लोकेशन पे था। तो थैंक्स फॉर जयदेव सर एंड टीम